हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 5 जो कि है करिकुलम डेवलपमेंट। उसकी यूनिट 4 करने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है थेरेपीज़ फॉर स्टूडेंट्स विद डीबी। उन बच्चों के बारे में बात करेंगे, उन बच्चों की थेरेपीज़ के बारे में बात करेंगे जिनको डीबी है। डीबी मीन्स डेफ ब्लाइंडनेस है। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं 4.1। 4.1 एक इंट्रोडक्शन है टू द sensory integration disorders, sensory motor based disorders, sensory modulation disorders and sensory integration disorders। तो हम एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन सारी टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जब हमारा ब्रेन सेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, कि हम क्या खा रहे हैं हमें पता चल रहा है, हम क्या टच कर रहे हैं हमको पता चल रहा है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। ये हेल्प करता है हमारे कोऑर्डिनेशन को, मोटर स्किल्स को और अटेंशन पे करने में, इमोशनल रेगुलेशन लाने में। तो ये क्या है कि हम कितना, हमारा जो ब्रेन है उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जहाँ भी वर्ड आ जाता है इट मीन्स देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी। ठीक है, अभी हमने सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा कि भाई ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो ब्रेन के रिकॉग्नाइजेशन में मीन्स ब्रेन की प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। तो अकर्स व्हेन ब्रेन हैज़ डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द सेंसरी स्टिमुली। ये कब होता है? जब जो ब्रेन है हमारा वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ये वो कंडीशन होती है। इससे हमारी मूवमेंट अफेक्ट होती है, बिहेवियर, लर्निंग, सोशल इंट्रैक्शन अफेक्ट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, ठीक है, और मेरा जो ब्रेन है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या कह रहा है, तो मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूँगी। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंसरी मोटर बेस्ड डिसऑर्डर। अब ये भी एक डिसऑर्डर है। ये किस चीज़ का डिसऑर्डर है? सेंसरी मोटर का। सेंसरी मोटर क्या होता है? यहाँ पे बच्चे को मोटर प्लानिंग में डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है, वो अपना पोस्चर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्लमजीनेस हो जाती है, बैलेंस नहीं बना पाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लर्निंग में ट्रबल आता है, वो नए अपने मोटर टास्क नहीं कर पाता है, मीन्स बैठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके सेंसरी मोटर में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर। अब सेंसरी मॉड्यूलेशन मीन्स रिस्पॉन्स करना। यहाँ पे बच्चे को रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम आती है। कैसे? या तो वो ओवर रिस्पॉन्स करेगा या फिर वो अंडर रिस्पॉन्स करेगा। ओवर रिस्पॉन्स करना मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे देना, और अंडर रिस्पॉन्स करना मीन्स लाख बार कहने के बाद भी बिल्कुल थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना। और सेंसरी सीकिंग मीन्स उसको ऐसी सेंस की क्रेविंग होना। तो इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी, SOR जिसको बोलते हैं। इसमें बच्चा ओवर रिएक्ट करता है सेंसरी स्टिमुलेशन से, वो अवॉइड करेगा टच को, लाउड नॉइसेस को। तो यहाँ पे क्या है? वो ओवर रिएक्ट करेगा सेंसरी पे। नेक्स्ट इज सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिविटी मीन्स वहाँ पे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो बहुत कम रिस्पॉन्स देगा, मिनिमल रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट आता है सेंसरी सीकिंग में उसको क्रेविंग होएगी सेंसरी एक्सपीरियंसेस की। मीन्स अगर मैंने उसको कोई रफ सरफेस टच कराया, ठीक है, और उसको वो सरफेस अच्छा लगा तो उसको बार बार टच करेगा, तो उसको उस सेंस की क्रेविंग होने लग जाएगी कि मतलब वो जो सेंस है उसको थोड़ा प्लेजर प्रोवाइड करेगी, तो वो क्या करेगा? उस सेंस को बार बार लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये होता है क्रेविंग होना, इंटेंस क्रेविंग होना और सेंसरी एक्सपीरियंस की। इसमें आप स्पिनिंग कर सकते हो, क्रशिंग कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट्स। कई बच्चे होते हैं वो इरेजर चबाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो टीथ होते हैं, उनके जो गम्स होते हैं, उनको ये सेंस अच्छा लगता है। जब वो किसी चीज़ को च्यू करते हैं, लगातार च्यू करते हैं, तो उनको वो सेंसेशन प्रोवाइड होती है। तो दिस इज सेंसरी सीकिंग, को बार वो चीज़ चाहिए, उनको बहुत प्लेजर फील हो रहा है करने से। नेक्स्ट लास्ट हमारी टर्म आती है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे ना जो बच्चा है वो अपने सेंसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। मीन्स वो साउंड्स में फ़र्क नहीं जान पाता है, टेक्सचर्स में फ़र्क नहीं जान पाता है। मीन्स जो उसकी सेंसरी इनपुट्स है ना वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, वो अच्छे से रिकोगनाइज नहीं कर रहा है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो इससे उसको फाइन मोटर्स में चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आ सकते हैं, और डेली लाइफ टास्क में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारी 4.1 खत्म होती है, जिसमें हमने एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 4.2।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 4.2। 4.2 में हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ सेंसरी इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम ओवर और अंडर रिस्पॉन्सिव सेंसरी इनपुट्स पढ़ेंगे। इसमें हम इजीली फटीग और कंसिस्टेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेक्टाइल, वेस्टिबुलर और प्री प्रायोसेप्टिव डिसफंक्शनिंग से डील करेंगे। तो हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इम्प्लीकेशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओवर और अंडर रिस्पॉन्सिवनेस टू द सेंसरी इनपुट्स। अब जो ओवर रिस्पॉन्सिव क्या होता है, जब वो टच को अवॉइड करता है, लाउड नॉइसेस को, ब्राइट लाइट को वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इजीली ओवरवेल्म। तो हम इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें करके उसको इजीली ओवरवेल्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर रिस्पॉन्सिव में बच्चा जो है वो बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो अपीयर्स विड्रॉन मीन्स वो ना छुप छुप के रहना शुरू करेगा, वो ऐसा नोटिस नहीं करेगा कि सब मुझे देखे, उसको अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मे नॉट नोटिस पेन, वो पेन को ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा। आप टेम्परेचर चेंज करोगे वो ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा, मीन्स वो बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा। तो इन दोनों चीज़ों से क्या अफेक्ट होगा, ये अपनी क्या इम्पेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका फोकस अफेक्ट होएगा, पार्टिसिपेशन अफेक्ट होएगा, सोशल इंटरेक्शंस में उसको प्रॉब्लम होएगी। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मूवमेंट और इजीली फैटी। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कांस्टेंट मूवमेंट होना कि जैसे वो बैठ रहा है, मतलब उसको जैसे वो बैठा है और उसको उसे बैठा नहीं जा रहा है, मीन्स उसको एक पोजीशन में रहने में डिफ़िकल्टी होना, वो एक ही चीज़ को कांस्टेंट नहीं कर पाएगा, एक ही मूवमेंट को वो बार बार नहीं कर पाएगा, दैट इज़ कांस्टेंट मूवमेंट। वहाँ पे वो एक ही मोशन को जैसे स्पिन कर रहा है, जंप कर रहा है, तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट इजीली फैटिग मीन्स वो जल्दी थक जाएगा, वो कोई चीज़ बहुत जल्दी करेगा लेकिन फिर वो जल्दी थक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो किसी चीज़ पे सस्टेन नहीं रह पाता है। अगर वो एक एक्टिविटी कर रहा है तो उस पर सस्टेन नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वो जल्दी थक जाएगा। ये क्या इम्पेक्ट करता है, इससे उसकी अटेंशन इम्पेक्ट होती है, हैंड राइटिंग इम्पेक्ट होती है, और एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क, वो अपना टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज क्लासरूम में आप ऐसी कैसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो बच्चों के साथ जिनको सेंसरी डाई फंक्शनिंग है। तो सबसे पहले आता है टेक्टाइल डाई फंक्शनिंग। टेक्टाइल डाई फंक्शनिंग का मतलब होता है कि आपका जो टच प्रोसेस है ना, उसमें इशू आ रहा है, आप टच से उसको सेंस नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो टचिंग सेंस है उसको वो काम नहीं कर रही है, उसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बच्चों को ना टेक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको चॉइसेस देते हैं, क्लोथिंग की, सीटिंग की, सॉफ्ट कुशन प्रोवाइड करना, या फिर चेयर पे बैठना विदाउट अ कुशन। तो ये सब चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देते हैं विद वेरियस टेक्सचर्स। तो ये क्या होता है, उसके टेक्टाइल डाई फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है वेस्टिबुलर डाई फंक्शनिंग। वेस्टिबुलर डाई फंक्शनिंग होता है जो हमारे वेस्टिबुलर टिश्यूज़ होते हैं, मीन्स हमारी जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाना। इसमें बच्चों को बैलेंसिंग और मूवमेंट इशू होता है। यहाँ पे क्या होता है, या तो वो ओवर द मूवमेंट ब्रेक्स। यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, उसको ना बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। जैसे वो जंप कर रहा है या फिर स्विंगिंग कर रहा है, रॉकिंग कर रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम पे ब्रेक प्रोवाइड करना, ये चीज़ हम कर सकते हैं, ताकि अगर उसकी जो मसल्स हैं वो एक टाइम पे रिलैक्स भी हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव सीटिंग्स का यूज़ करना, जैसे वॉल थेरेपी देना, वॉबल कुशन प्रोवाइड करना, मीन्स अगर उसकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने की, उसको प्लेजर देने की थोड़ी बहुत यूज़ करना। नेक्स्ट इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना ताकि उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोप्रायोसेप्टिव डाई फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है, बॉडी अवेयरनेस इशू आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमको हैवी वर्क देना है बच्चों को, वो क्या करते हैं कि वो ना मतलब रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको बॉडी अवेयरनेस नहीं होती, अगर हम उनको टच करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। यहाँ पे क्या करना है, हमें उनको हैवी वर्क प्रोवाइड करना है, जैसे पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग वेट, तो ये सब चीज़ें, ताकि उनको लगे कि हाँ उनकी बॉडी पे कुछ पड़ रहा है। नेक्स्ट यूज़ रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करना, वेट लैप पैड का यूज़ करना, ताकि उनको फील हो कि हाँ उनकी बॉडी में कुछ, उनको बॉडी अवेयरनेस आए। नेक्स्ट प्रोवाइड फिल्म प्रेशर प्रोवाइड करना, डीप टच इन एक्टिविटीज़ कराना, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ कर सकते हैं। तो हमारी 4.2 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 4.3। 4.3 का नाम है की प्रिंसिपल्स ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड इट्स मैनेजमेंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसआई थेरेपी, बिहेवियर इंडिकेटिंग पॉसिबल सेंसरी इंटीग्रेशन एंड डाई फंक्शनिंग। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है की प्रिंसिपल्स ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला
की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? की प्रिंसिपल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है चाइल्ड लेड प्ले। चाइल्ड लेड प्ले का मतलब होता है कि हमको वो एक्टिविटीज़ करानी चाहिए बच्चे को जिसमें वो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, मीन्स उसके इंटरेस्ट पे बेस्ड एक्टिविटीज़ कराना जो उनको अच्छी लगे। सेकंड आता है हमारा जस्ट राइट चैलेंजेस। जस्ट राइट चैलेंजेस का मतलब बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको चैलेंजेस प्रोवाइड करना, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना। ना तो वो ज़्यादा ईजी होनी चाहिए, ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होनी चाहिए। उसकी जो ग्रेजुअल स्किल्स डेवलप हो रही है उन पे बेस्ड वो एक्टिविटी या फिर वो चैलेंज होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्टिव एंगेजमेंट। हमको ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें बच्चा इनकरेज हो, उसकी मूवमेंट आए, वो इंटरेक्शन करे, ठीक है, जिससे उसकी सेंसरीज इन प्रोसेस हो और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, सेंसरी इनपुट में वैसी एक्टिविटीज़ लेके आओ जो बच्चे को हेल्प करें रिस्पॉन्ड करने में। नेक्स्ट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, उसके रेपिटेटिव मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को हेल्प करे ताकि उसका ब्रेन डेवलप कर पाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी पाथवे बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर एसआई थेरेपी। अब हमको क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेनी चाहिए स्पीच थेरेपी एसआई थेरेपी के लिए, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए। सबसे पहले तो इम्प्रूव सेंसरी प्रोसेसिंग, हमको बच्चे का सेंसरी प्रोसेसिंग इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट उसका मोटर कोऑर्डिनेशन बैलेंस को इन्हेंस करना है। थर्ड उसकी बॉडी अवेयरनेस, स्पेशल ओरिएंटेशन पे ध्यान देना है। फोर्थ हमको सपोर्ट करना है उसके इमोशनल रेगुलेशंस और अटेंशन को। फिफ्थ इम्प्रूव करना है हमको उसको डेली फंक्शनिंग स्किल्स जैसे ड्रेसिंग, राइटिंग, प्लेइंग, तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। तो ये क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर हम बच्चे को एसआई थेरेपी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है बिहेवियर इंडिकेटिंग पॉसिबल सेंसरी इंटीग्रेशन एंड डाई फंक्शनिंग, ठीक है। हम इसमें बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है जिसको टेक्टाइल इशू होता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड क्रेव टचेस। हमको क्रेव टचेस को अवॉइड करना चाहिए। डिसलाइक सर्टेन टेक्सचर्स। ज़्यादातर बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चे को टेक्सचर्स पसंद नहीं आते हैं, ठीक है, उसको सब सेम ही दिख रहा होता है। वेस्टिबुलर इश्यूज़ में उसको मूवमेंट का फेयर रहता है, मोशन सिकनेस रहती है, सीकिंग स्पिनिंग एंड जंपिंग, तो वो स्पिनिंग जंप करता रहता है, मीन्स उसके ना जो मोशन है ना वो कंट्रोल भी नहीं होते हैं उसके। नेक्स्ट इज प्रोप्राइसेप्टिव इश्यूज़। प्रोप्राइसेप्टिव इश्यूज़ में उसका कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाता है, ठीक है, बहुत क्लमजी रहता है। नेक्स्ट मॉड्यूलेशन इश्यूज़ में वो या तो वो ओवर रिएक्ट करता है या फिर वो अंडर रिएक्ट करता है। नेक्स्ट अटेंशन बिहेवियर इश्यूज़। अटेंशन बिहेवियर इश्यूज़ में वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव रहता है, या फिर उसको ट्रांजिशनिंग में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट हमारी 4.4 आती है। 4.4 का नाम है कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, ब्रेल, साइन लैंग्वेज, टोडोमा एंड स्पीच। तो अब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टिव होता है कि क्या हम रिसीव कर रहे हैं, और एक्सप्रेसिव होता है कि हम कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो रिसेप्टिव होता है कि अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम उसको रिसीव कर रहे हैं, मीन्स हाउ मच वी कैन अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग टू अस। तो अगर इसमें क्या स्ट्रैटेजीज होता है कि विजुअल एड्स से समझाना, या फिर गेस्चर की हेल्प से कोई हमें बता दे, रिपीटेशन से, सिंपल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके भी हम उसको बता सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं रिसेप्टिव कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे एक्सप्रेसिव के लिए क्या होता है, एक्सप्रेसिव में हम अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं गेस्चर के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, हम AAC डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, रोल प्लेइंग यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें करके हम अपना जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रेल। ब्रेल इज़ फॉर द इंडिविजुअल हु इज़ विजुअली इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है, तो उनके लिए ब्रेल यूज़ किया जाता है। तो टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम यूज्ड रेज डॉट्स। तो ब्रेल में क्या होता है, रेज्ड डॉट्स होती हैं, 6 डॉट्स होती हैं, उनसे ही हम लेटर डिस्प्ले करते हैं। इनेबल रीडिंग एंड राइटिंग विदाउट साइट। तो ये हम एक पर्सन को रीडिंग और राइटिंग में हेल्प करता है जिसको दिखाई नहीं देता है। तो इसमें बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, साइनेज का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रेल डिस्प्ले और इम्पोजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसके लिए है, विच आर डेफ, द पर्सन हु हैड अ हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसे कम सुनाई देता है या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, उनके लिए। तो हम विजुअल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैंड शेप करना,
फेशियल एक्सप्रेशंस देना, बॉडी मूवमेंट करना, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अमेरिकन साइन लैंग्वेज या फिर ब्रिटिश साइन लैंग्वेज या फिर इंडियन साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट हेल्प्स इन एजुकेशन, इन सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट इज टेरोमा मेथड। टेरोमा मेथड किसके लिए होता है? वो उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो डेफ ब्लाइंड होते हैं, मीन्स वो अंधे भी हैं और बहरे भी हैं, मीन्स उनको ना तो उनको दिखाई देता है ना फिर उनको सुनाई देता है। तो ये एक टेक्टाइल मेथड होता है जिसमें पर्सन अपने हैंड्स को यूज़ करता है, लिप्स, जो थ्रोट को, टू अंडरस्टैंड द स्पीच वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन टेक्टाइल मेथड से वो टच कर करके फील करता है कि व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट। नेक्स्ट यूज्ड इंडिविजुअल्स हु आर बोथ डेफ एंड ब्लाइंड, किसके लिए यूज़ होता है? जो पर्सन डेफ और ब्लाइंड दोनों चीज़ होती हैं। परसीव स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीच डेवलपमेंट। स्पीच डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व्स आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस कंट्रोल एंड प्रोनाउंसिएशन। ये इसलिए यूज़ होते हैं। स्पीच थेरेपी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड होती है जिनकी स्पीच डिले हो जाती है या फिर शटरिंग करते हैं या फिर आर्टिकुलेशन इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हम स्पीच डेवलपमेंट के लिए स्पीच थेरेपी का यूज़ करते हैं। हम AC डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टूल्स, जिसमें कि जो बच्चा है वो स्पीक जनरेटिंग डिवाइसेस का यूज़ करके अपनी स्पीच को डेवलप कर सकता है। तो ये हमारी 4.4 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है 4.5। 4.5 में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, टाइप्स ऑफ ऑडियोमेट्री, टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स एंड डिवाइसेस एंड इट्स यूजेस फॉर लिसनिंग, केयर एंड मेंटेनेंस। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट। ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? इसमें हम इवेल्युएट करते हैं हेयरिंग एबिलिटी को पर्सन की। हम उसकी ईयर हेल्थ को चेक करते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग को चेक करते हैं, तो काइंड ऑफ असेसमेंट करते हैं उसकी ऑडियोलॉजिकल हेल्थ का। तो ये हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में कि पर्सन को कैसा हेयरिंग लॉस टाइप है, सिवियरिटी कितनी है, और क्या वो जो उसको प्रॉब्लम है हेयरिंग में, क्या वो उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। अब टाइप ऑफ ऑडियोमेट्री, कुछ टाइप्स हैं ऑडियोमेट्री के, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप पढ़ सकते हो इनको। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या कौन कौन से टाइप की हेयरिंग एड्स या डिवाइसेस हम प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट आता है बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर ये एक डिवाइस होता है जो हम कान के पीछे पहनते हैं, ठीक है। इसमें ये किसके लिए होता है? जिनको माइल्ड या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट होता है इन द ईयर, ITE। इन द ईयर मीन्स ये हमारे ईयर के अंदर फिट कर दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको माइल्ड या सीवियर लॉस होता है। नेक्स्ट आता है इन द कैनाल या फिर कम्प्लीटली इन द कैनाल। तो ये क्या होता है? ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल डिक्रीट होता है, ये माइल्ड टू मॉडरेट लॉस के लिए होता है। नेक्स्ट इज बोन एनरॉच्ड हेयरिंग एड। इसमें क्या होता है? ये साउंड कंडक्ट करता है थ्रू द बोन, अगर बोन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सिंगल साइडेड डेफनेस के लिए होता है, जैसे आपको अगर एक कान से सुनता है दूसरे से नहीं सुनता है, तो दिस इज़ फॉर द सिंगल पीस। नेक्स्ट इज कॉक्लियर इम्प्लीमेंट। ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे कि आपके हेयरिंग लॉस में विद अ सर्जरी आप इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज FM सिस्टम असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस मींस ALDs। इसमें क्या होता है? क्लासरूम में एम्पलीफाई स्पीच के लिए डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हो जाता है, तो पर्सन को सिर्फ वही साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट यूज़ फॉर लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हेल्प्स इन स्पीच परसेप्शन। तो ये कैसे कैसे हेल्प करता है? ये परसेप्शन, स्पीच परसेप्शन के लिए हेल्प करता है, क्लासरूम लर्निंग में हेल्प करता है, सोशल इंटरेक्शंस में हेल्प करता है। पेयर्ड विद स्पीच थेरेपी, आप इसको स्पीच थेरेपी के साथ भी पेयर कर सकते हो, ऑडिटरी ट्रेनिंग्स या फिर बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकते हो। FM सिस्टम्स इम्प्रूव लिसनिंग इन नॉइसी इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेयरिंग एड्स। अब कैसे केयर कर सकते हैं? क्लीन रेगुलरली विद अ ड्राई क्लॉथ एंड ब्रश देम रेगुलर वैक्स स्ट्रिप्स। तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, रेगुलरली अपने ईयर्स को क्लीन करना है, ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना है। नेक्स्ट स्टोर ड्राई प्लेसेस। आपने जो डिवाइसेस हैं उनको ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करना है, मॉइस्चर डैमेज नहीं होने देना है। रिप्लेस बैटरीज एज नीडेड, और रिचार्ज बैटरीज को अच्छे से रिप्लेस करना है, रिचार्ज करना है। रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है ऑडियोलॉजिस्ट के पास फॉर द एडजस्टमेंट एंड रिपेयर। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4th यूनिट भी
पूरी होती है। तो हमारा ये पेपर नंबर 5 है करिकुलम डेवलपमेंट, उसकी हमने 4th यूनिट भी कंप्लीट कर ली है।